नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट 3 को देखने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ को आपकी तरफ से जो प्यार मिला है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और इस सीरीज़ के चलते हमने जो प्रण लिया है फार्माकोलॉजी को एक आसान लेवल तक लेके जाने का, तो उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। बस चाहिए आप लोगों की तरफ से ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछता है, एक्शन ऑफ पिलोकार्पिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा एक्शन पिलोकार्पिन का नहीं है हमें बताना है। पहले तो आप ध्यान में लीजिए, पिलोकार्पिन एक कोलिनर्जिक ड्रग है, तो कोलिनर्जिक के एक्शन आपके दिमाग में आने चाहिए जो डाइजेस्ट एंड रेस्ट के काम में आएंगे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ध्यान में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पिलोकार्पिन के जो भी हमें एक्शन मिलने वाले हैं वो ऑप्शन दिया है, स्वेटिंग, सलाइवेशन, मायोसिस एंड साइक्लोप्लेजिया। तो देखिए, जैसे कि हमने बोला पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जिसका कोलिनर्जिक ड्रग यहाँ पे काम करते हैं एसिटिल कोलिन जैसे, तो पिलोकार्पिन भी उसी में आता है। तो यहाँ पे पानी बहुत आएगा, है ना। मस्कारिक रिसेप्टर हमने देखा था, तो पानी इसमें बहुत आता है। तो स्वेटिंग हो, सलाइवेशन हो, है ना, बदन से पानी आना, मुंह से पानी आना, सलाइवेशन। और ये पीलो है ना, पीलो यानी तकिया तकी पे हम सो जाते हैं, सोना यानी हमारे आंखें जो है बारीक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो मायोसिस याद रखिएगा यहाँ से। तो ये सारे इफेक्ट हमें पिलोकार्पिन के एक्शन के तौर पर मिलते हैं, है ना। स्वेटिंग होगा, सलाइवेशन होगा, मायोसिस होगा। लेकिन साइक्लोप्लेजिया क्या कंसेप्ट है। साइक्लोप्लेजिया जो है ये पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल, जो आई के अंदर होता है सिलियरी मसल, उसका पैरालिसिस है। तो ये साइक्लोप्लेजिया पिलोकार्पिन से नहीं मिलता है दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन सही करना है डी, साइक्लोप्लेजिया नहीं मिलेगा हमें। पिलोकार्पिन से क्या मिलेगा, स्वेटिंग मिलेगा, सलाइवेशन मिलेगा और मायोसिस मिलेगा, ठीक है। पिलोकार्पिन से स्वेटिंग, सलाइवेशन, मायोसिस और सिलियरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आई के मसल होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछता है, द फॉलोइंग इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू द एनायनिक साइट ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम। ऐसा ड्रग बताइएगा, ऐसा इनहिबिटर बताइएगा कोलिनेस्टरेज एंजाइम का जो उसके एनायनिक साइट को बाइंड करता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम या फिर डाइफ्लॉस। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से सही जवाब करना है आप लोगों ने एड्रोफोनियम को। देखो समझते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बना है ये ऐसे समझिएगा, एसिटिल कोलिनेस्टरेज एंजाइम है ये। इस एंजाइम पर ये यहाँ पे एक साइट होती है जिसे सेरीन, ग्लूकोज और हिस्टिडीन जैसे अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं। ये एस्टरेटिक साइट होती है, एस्टर साइट होती है यहाँ पे। और ये दूसरा जो है यहाँ पे ट्रिप्टोफन नाम का अमाइनो एसिड बाइंड होता है, ये होता है अनायनिक साइट, ठीक है। तो इस एसिटिल कोलिनेस्टर्स पे दो साइट आपके ध्यान में आ चुके हैं, एस्टरेटिक साइट एंड अनायनिक साइट। तो हमें सवाल में पूछा गया था कि एनायनिक साइट पे कौन बाइंड होगा, इस एंजाइम के एनायनिक साइट पर कौन बाइंड होकर के काम करता है। तो आपको बता दूं, एनायनिक साइट पे जो काम करते हैं वो होते हैं एड्रोफोनियम एंड टैक्रीन, ठीक है। एक्रीन कैटेगरी में आएगा ये टैक्रीन ड्रग और एड्रोफोनियम ड्रग, ये एनायनिक साइट पर काम करते हैं, इसे याद रखना दोस्तों। और बाकी जो बचे हैं जैसे एसिटिल कोलिन हुआ, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हुए, स्टिग्मिन जैसे कार्बामेट्स यहाँ पे बाइंड होंगे एस्टरेटिक साइट पर, ठीक है। सिर्फ ये दो ड्रग को याद रखिएगा जो एनायनिक साइट पर काम करते हैं, एनायनिक साइट पर बाइंड होते हैं। अब जैसे ये ड्रग इस एंजाइम को बाइंड हुए तो इन्होंने इस एंजाइम का काम को बंद कर दिया है दोस्तों, है ना। तो इसको ये बाइंड कर रहे हैं। जो ये एंजाइम पहले एसिटिल कोलिन को खत्म कर रहा था ये एंजाइम, अब इसे ये ड्रग बाइंड करके इसका काम करना बंद करके एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जब ये ड्रग इस एंजाइम को छोड़ेंगे यानी इस एंजाइम का क्या हो जाएगा, रीएक्टिवेशन हो जाएगा, ये एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा, उसे हम रीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। अब ये रीएक्टिवेशन के जो मैकेनिज्म है उसे भी देख लो। जैसे कि अगर एनायनिक साइट पर ये ड्रग बाइंड होता है और ये इस एंजाइम को बाइंड करके इसका काम को इनएक्टिवेट कर दिया है, एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया है इस ड्रग ने, तो ये जब रीएक्टिवेशन होगा उस मैकेनिज्म जो होगा वो कौन सा होगा, तो ये डिफ्यूजन मैकेनिज्म होगा दोस्तों। एनायनिक साइट पर जो रिएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम होगा ड्रग के द्वारा वो डिफ्यूजन मैकेनिज्म फॉलो करता है। डिफ्यूजन से ये ड्रग यहाँ से हट जाएंगे और एंजाइम को फिर से रिएक्टिवेट करेंगे। और जो ड्रग एस्टरेटिक साइट को बाइंड होकर के इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करते हैं, उस एंजाइम का रीएक्टिवेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो हाइड्रोलिसिस होता है।
ये सारे ड्रग वाटर के साथ में रिएक्ट होकर के हाइड्रोलाइसिस होता है इनका, और ये वहां से निकलकर एंजाइम को फ्री कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें भी आपने देखा सबसे फास्ट रैपिड हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, इस एसिटिल कोलिन का रैपिड हाइड्रोलाइसिस होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे एसिटिल कोलिन बाइंड होगा, इस एंजाइम को इनएक्टिव कर दिया, तो इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत ही फास्ट होता है, ये वाटर के साथ में हाइड्रोलाइसिस होकर के यहाँ से हट जाएगा, एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद में नंबर आता है कार्बामेट्स का, जिसका स्लो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है दोस्तों। स्लोली क्यों ना हो, ये वाटर के साथ में हाइड्रोलाइसिस होकर के ये इस एंजाइम को रिएक्टिवेट करेगा। और बात करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे पैराथायन, मैराथायन आपको पता है, तो ये ड्रग का हाइड्रोलाइसिस होना नामुमकिन होता है, नो होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, वेरी स्लो होता है, ठीक है, ना के बराबर। तो इसीलिए तो हमने इसे इरिवर्सिबल कैटेगरी में रखा है, इरिवर्सिबल, ये तो रिवर्सिबल में आएंगे, ये इरिवर्सिबल होता है, ये एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है इरिवर्सिबल तौर पर, ये फिर से इसका रिएक्टिवेशन होना नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद हो चुका होगा आपको, एनायनिक साइट पर जो ड्रग अटैच होंगे वो एड्रोफोनियम टैक्रिन, और ये एंजाइम रिएक्टिवेशन का प्रोसेस के लिए फॉलो करते हैं डिफ्यूजन। और एस्टियाटिक साइट पर जो ड्रग अटैच होते हैं वो ये है ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स, एसिटिल कोलिन, और इनका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में इस एंजाइम का रिएक्टिवेशन होता है। बस ये दोनों चीज़ों को याद रखना है दोस्तों। अब इस पर मैं आपको सवाल यहाँ पे बना के दिए है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपको ये फंडा जो है काफ़ी हद तक याद रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सवाल है, रीएक्टिवेशन ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम, रिएक्टिवेशन की बात चल रही है उस एंजाइम की, ऑकर्स ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द इनहिबिटर बाय द सेम एंजाइम मॉलिक्यूल इन केस ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्टरेज। देखो सवाल समझ में भी ना आया हो, लेकिन ये बात तो आपको पता चल रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिएक्टिवेशन की बात चल रही है एंजाइम के, और किसके बेस पर, हाइड्रोलाइसिस के बेस पर। हमने अभी दो बेसेस देखे, एक तो देखा डिफ्यूजन बेस का और एक देखा हाइड्रोलाइसिस बेस का। तो हमें हाइड्रोलाइसिस बेस पर कौन काम करता है रिएक्टिवेशन के लिए वो बताना है। ऑप्शन में देखो एड्रोफोनियम, निवोस्टिग्मीन, टैक्रीन और डायफ्लॉस दिए हैं, तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ठीक है। जवाब देने के पहले फिर से इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। देखो आपको ये बाद में कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। एसिटिल कोलिनेस्टरेज एंजाइम पर दो साइट, एनायनिक साइट, एस्टरेटिक साइट। एनायनिक साइट पे जो ड्रग बाइंड हो रहे हैं उनका नाम क्या था, एड्रोफोनियम टैक्रिन, और जिनका जो मैकेनिज्म था रिएक्टिवेशन का वो डिफ्यूजन था। यहाँ पे हमें हाइड्रोलाइसिस पूछा है, तो एड्रोफोनियम और टैक्रिन हमें ऑप्शन में दिया है, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये दो बचे, तो इन दोनों में से कौन होगा सही यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के लिए। तो एस्टरेटिक साइट पर जो रिएक्टिवेशन होता है एंजाइम का, तो वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस फेनोमेनन चलेगा, और इसके अंदर हमने बोला एसिटिल कोलिन रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है और रिएक्टिवेट कर देता है एंजाइम को। कार्बामेट्स थोड़ा स्लो करेंगे, कार्बामेट्स में आएंगे जिनका सफिक्स स्टिग्मीन होगा, नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन जैसे। और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होंगे जिसमें डायफ्लॉस आएगा, पैराथायन, मैलाथायन जैसे ड्रग्स आते हैं दोस्तों, तो इन ड्रग्स का हाइड्रोलाइसिस होना नामुमकिन होता है, या फिर वेरी स्लो स्टेप है ये, तो इसके लिए ये बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे डायफ्लॉस भी नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे जिसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है वो है स्टिग्मीन ड्रग, तो यहाँ पे एक ही स्टिग्मीन है, तो नियोस्टिग्मीन को यहाँ पे हम सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये है जो हाइड्रोलाइसिस को फॉलो करके एंजाइम के रिएक्टिवेशन में काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको सवाल पूछे कि रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटिल कोलिनेस्टरेज एंजाइम, अगर ऐसा पूछे तो आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइम यानी प्रालिडॉक्सिम जो आता है, पाम का इंजेक्शन जो आता है, पाम, ठीक है, तो उसी को टिक करना है। पाम ही ऐसा एंजाइम है जो कि रीएक्टिवेट करा सकता है हमारे इस एसिटिल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को, जो कि इस ड्रग के द्वारा वो बाइंड होकर इनएक्टिव हो रहा है। जैसे स्टिग्मीन ड्रग उसको ब्लॉक कर रहे हैं, इनएक्टिव कर रहे हैं, है ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट उसको ब्लॉक कर रहे हैं, इनएक्टिवेट कर रहे हैं। तो उसका जो रिएक्टिवेशन होता है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के द्वारा इनएक्टिव हुआ एंजाइम है, उसके रिएक्टिवेशन के लिए जो ड्रग होता है वो होता है पाम, प्रालिडॉक्सिम, ठीक है, उसे याद रखिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, पूछा है द एंटीकोलिनेस्टरेज एक्शन ऑफ एड्रोफोनियम, ठीक है। पता है हमें एड्रोफोनियम भी एक एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग है जो एनायनिक साइट पर बैंड होकर काम कर रहा है। इज अ शॉर्ट लास्टिंग, इसका एक्शन बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही ब्रीफ है। क्यों है? बिकॉज टर्मिनेशन ऑफ इट्स एक्शन डिपेंड्स ऑन, क्यों है इसका एक्शन बहुत ही शॉर्ट, इस एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग का एक्शन बहुत ही शॉर्ट क्यों है वो बताइएगा। देखो ऑप्शन में दिया है डिसोसिएशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग फ्रॉम एंजाइम, सेकंड ऑप्शन दिया है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ड्रग बाय एंजाइम, सिंथेसिस ऑफ फ्रेश एंजाइम मॉलिक्यूल, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबो थ्री प्रोसेसेस। देखो एड्रोफोनियम, हम बार बार बोल रहे हैं एड्रोफोनियम टैक्रिन जो है एनायनिक साइट पर बाइंड होते हैं, और इनका जो
प्रोसेस होता है, रिएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम होता है थोड़ी देर बाद में, वो किस बेस पर होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो डिफ्यूजन उसका मैकेनिज्म है दोस्तों। और इस ऑप्शन में हमें डिफ्यूजन साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ सेकंड ऑप्शन देखो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है, और हाइड्रोलिसिस और एड्रोफोनियम टैक्रीन जैसे का कोई भी संबंध नहीं है हाइड्रोलिसिस के साथ में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन कॉम्बिनेशन ऑफ अबो थ्री प्रोसेस, यहाँ से तो ये तो हट रहा है, तो बचा क्या, डिफ्यूजन, सिर्फ यही बचा है। ये सही ऑप्शन है दोस्तों, एड्रोफोनियम का डिफ्यूजन के साथ लेना देना है, ठीक है। तो एड्रोफोनियम के बाइंड होने पर जो एंजाइम इनएक्टिव हो रहा है उसका रिएक्टिवेशन कैसे हो सकता है, तो डिफ्यूजन के बेस पर ही हो सकता है, ठीक है। फ्रेश एंजाइम तो बनते हैं, उसको बोला जाता है रीजनरेशन, ठीक है। नया एंजाइम जो फ्रेश एंजाइम मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसे रीजनरेशन बोला जाता है, रीजनरेशन, ठीक है। एंजाइम तो बनेगा लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन आपको डिफ्यूजन वाला ही करना है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। रीएक्टिवेशन ऑफ एड्रोफोनियम एंड टैक्रीन इनिबिटेड एंजाइम, टैक्रीन और एंड्रोफेनियम से जो एंजाइम इनिबिट हो रहा है एसिटिल कोलिनेस्टेरेज, उसका रिएक्टिवेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, डिफ्यूजन होगा, ना कि हाइड्रोलिसिस। इसीलिए टैक्रीन और एड्रोफोनियम ड्रग जो है उनका एक्शन ब्रीफ है, शॉर्ट लास्टिंग है दोस्तों, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए ही एक्शन मिलेगा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। The organophosphates produce the irreversible inhibition of cholinesterase because, देखो जो भी कार्बामेट्स है वो रिवर्सिबल में आएंगे, जो स्टिग्मिन ड्रग होते हैं वो रिवर्सिबल इनिबिशन कराते हैं इस एंजाइम का, और ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है इरिवर्सिबल इनिबिशन कराते हैं। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन बताना है। तो आपको मैं यहाँ पे ये डायरेक्टली आंसर बता दूं इसका। देखो रीएक्टिवेशन टाइम जो होता है इसके लिए, जो फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, तो वो जब एंजाइम के साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो उसका रीएक्टिवेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, किससे, रीजनरेशन टाइम से, और रीजनरेशन टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है टर्नओवर टाइम से। तो यही वजह है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है इरिवर्सिबल इनिबिट करते हैं। एक बार उसने कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को पकड़ लिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, वापस वो एक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है, वो इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो इसका रीएक्टिवेशन टाइम हमने बोला सबसे ज़्यादा है। रीएक्टिवेशन यानी क्या, एक बार ये ड्रग, ब्लैक जो है ड्रग है और रेड वाला जो है, ऐसे समझिएगा हमारा एंजाइम है, एंजाइम को एक बार इसने पकड़ लिया तो ये उसे छोड़ने का जो टाइम है ना, ये जब फ्री हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ये टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, है ना। और रीजनरेशन यानी फ्रेश एंजाइम मॉलिक्यूल जो सिंथेसिस होने का टाइम होता है वो यहाँ इससे कम है ना। ये फ्री होने से पहले ही ये फ्रेश मॉलिक्यूल बन जाता है यहाँ पे, और इसका टर्न ओवर टाइम जो है वो बहुत कम है। बहुत कम मतलब क्या, जो भी यहाँ पे फ्री फ्रेश एंजाइम बन रहा है उसको ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है तुरंत बाइंड कर लेता है ना, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम में ये बाइंड हो जाता है, टर्न ओवर टाइम कम है। तो जो फ्री एंजाइम है, फ्रेश एंजाइम है, उसको भी बाइंड किया जा रहा है, और जो फ्रेश वाला था उसे एक बार पकड़ लिया तो उसे छोड़ भी नहीं रहा है वो जल्दी जल्दी, है ना। तो वो जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो रहा है, तो जो फ्री एंजाइम है वो नहीं रह पा रहे, तो ये इरिवर्सिबल इनिबिशन के लिए ही बनाते हैं या ऑर्गेनोफॉस्फेट। इसीलिए जो लोग होते हैं ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो भी खेती बाड़ी के जो केमिकल्स है किसान लोग ले लेते हैं ना, पॉइजन ले लेते हैं और वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं दोस्तों। उनको बचाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमने अभी बोला रिएक्टिवेट करने वाला जो ड्रग है, पाम प्रालिडॉक्सिम होता है, वो देना चाहिए होता है, और वो भी एजिंग के पहले देना है ना। एजिंग को देख लेना है आपने एक बार, हमारे पहले वीडियो में भी हमने एजिंग को डिस्कस किया है, हम फिर एक बार इसे डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये रीज़न आपने याद रखना है। रिएक्टिवेशन टाइम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है एंजाइम के साथ में बाइंड करें वो बहुत ज़्यादा है रीजनरेशन टाइम से, और रीजनरेशन टाइम बहुत ज़्यादा है टर्नओवर टाइम से। इसी के लिए ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है इरिवर्सिबल इनिबिशन कराते हैं हमारे कोलिनेस्टेरेज एंजाइम का, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। और ये ट्रांजेक्शन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलेगा, और आपको आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, ये नोट्स आपके काफ़ी हद तक काम में आने वाले हैं दोस्तों। और जो भी आप करियर के लिए प्रिपरेशन करो, फार्मा करियर के लिए, तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, जितना जल्द हो सके इस मेंबरशिप को ज्वाइन करें और अपने प्रिपरेशन में स्पीड लाए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, इसको देखो डिस्कस करते हैं।
आउट ऑफ टू एंटीकोलिनेस्टेरेजेस ड्रग्स, एक एक्स ड्रग है और एक वाई है। एक्स को क्या बोला है, इज अ टर्शरी अमाइन, वाइल ड्रग वाई इज अ क्वाटरनरी अमाउंट कंपाउंड। देन देखो इन दोनों में कंपैरिजन करना है। जो यहाँ पे दोनों ड्रग एंटीकोलिनेस्टेरेजेस कैटेगरी से लिए हुए हैं, एक के बारे में बोला जा रहा है कि वो टर्शरी अमाइन है, दूसरे के बारे में बोला जा रहा है कि वो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, यानी 4 लोगों से अटैच है और एक जो है 3 लोगों से अटैच है और दोनों अमाइन है ना। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना, ये एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग है, तो हमें यहाँ से पता चलना चाहिए कि ये ड्रग्स कौन से हैं और उनके बारे में यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन में दिया है देखो, ड्रग एक्स इज लाइकली टू बी मोर पोटेंट देन वाई। सेकंड ऑप्शन है एक्स विल बी द मोर सुटेबल टू बी यूज्ड एज मायोटिक। थर्ड ऑप्शन दिया है वाई विल बी कंप्लीटली मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, और लास्ट ऑप्शन है वाई विल प्रोड्यूस द सीएनएस इफेक्ट। तो यहाँ से क्या सही होगा दोस्तों, ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग में हमने देखा कि कार्बामेट्स आएगा और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं, ठीक है। कार्बामेट्स में क्या है, एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड होते हैं, और ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या है, फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो ये एस्टर ऑफ कार्बामिक एसिड जो है, इसमें ये जो R1 कंपाउंड दिख रहा है आपको, तो ये टर्शरी अमाइन होगा, तो ये R1 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये एक्स ड्रग हो जाएगा, ठीक है। और इसने दूसरा वाला पॉइंट बोला था कि R1 अगर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होगा, ठीक है, तो ये वाई ड्रग हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक्स ड्रग एंड वाई ड्रग, तो इनमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा, ऐसा अगर स्ट्रक्चर हमने निकाला तो एक्स कंपाउंड जो है इसमें फाइसोस्टिग्मिन जैसे ड्रग आएंगे और वाई की जगह पे नियोस्टिग्मिन जैसे ड्रग आएंगे। तो इनका कंपैरिजन तो आपको पता होगा, तभी आप इसका सवाल का जवाब दे सकते हो। देखो फाइसोस्टिग्मिन जो है ये टर्शरी है, तो इसके लिए ये लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसका, और इसका लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है, ये क्वाटरनरी है दोस्तों, ठीक है। और ये लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी होने से ये पेनिट्रेट कर जाता है आंखों में, कॉर्निया में, तो ये मायोटिक करके इस्तेमाल होता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता सकता है, तो ये इसके सीएनएस इफेक्ट भी मिलेंगे एक्स कंपाउंड के, ठीक है। और लेकिन वाई कंपाउंड जो है क्वाटरनरी है, बड़ा स्ट्रक्चर है, तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा कॉर्निया ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। लेकिन इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल जो है माइस्थेनिया ग्रेविस पर है दोस्तों, जो भी स्केलेटल मसल पर इसकी एगोनिस्टिक एक्टिविटी है, उसकी वजह से इसे माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस करके रखा हुआ है, निवोस्टिग्मिन को याद रखिएगा। और ये पूरा का पूरा बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो अनचेंज फॉर्म में है, यूरिन में जाता है दोस्तों, ठीक है, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड एंड पार्शियली एक्सीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन। तो बस ये चीज़ें याद रखिएगा। निवोस्टिग्मिन जो है हमारा वाई कंपाउंड है जिसका बड़ा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन पे। फिर से एक बार जिसे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे हमें जो देखा था, जो एक्स कंपाउंड है फाइसोस्टिग्मिन जो है, उसका इस्तेमाल जो है वो कॉर्निया को पेनिट्रेट कर जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर में जाता है, तो ये सीएनएस इफेक्ट देगा और मायोटिक का करके इसका इस्तेमाल है, बहुत बढ़िया। फाइसोस्टिग्मिन तो मायोटिक, इट इज यूज्ड एज मायोटिक, ये यहाँ से सही करना है। और ये वाई कंपाउंड जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो वो सीएनएस इफेक्ट कैसे देगा। और मेटाबॉलिज्म जो है वाई कंपाउंड का, तो अनचेंज फॉर्म में वो यूरिन में जाता है, इसलिए वो मेटाबॉलाइज भी नहीं होगा। और ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। कंपाउंड यक्स यानी फाइसोस्टिग्मिन टर्शरी कंपाउंड वाला जो है, इट इज मोर सुटेबल टू बी यूज्ड एज अ मायोटिक, और कंपाउंड वाई जो है इट इज मोर सुटेबल यूज्ड एज माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज किया जाता है वाई कंपाउंड नियोस्टिग्मिन को, ठीक है दोस्तों। और एक यहाँ पे ये ऑर्गेनोफॉस्फेट से रिलेटेड एक सेंटेंस है इंपॉर्टेंट, उसे भी देख लीजिएगा यहाँ पे, शायद काम आ जाए आपके। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर हाईली लिपिड सॉल्युबल, ये बहुत लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जैसे यहाँ से लिपिड सॉल्युबल जो था फाइसोस्टिग्मिन टर्शरी वाला, तो इस तरीके से ऑर्गेनोफॉस्फेट भी हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इकोथायोपेट विच इज द वाटर सॉल्युबल। इकोथायोपेट नाम का जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग, ये वाटर सोल्यूबल है दोस्तों, इकोथायोफेट को याद रखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।